तो ही याद रहेगा। तो मेरे साथ और कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, भैया ने पढ़ लिया, नोट्स बनाया, नोट्स बना रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ नोट्स ही बना रहा है, 6 महीने बाद निकाला, पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, कुछ भी नहीं, कैसे समझ में आएगा। क्लास 1 का ऑफिसर का जॉब है, ग्रुप ए पोस्ट है, तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रॉस सर्टन लेवल ऑफ हर्डल्स, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम इतनी टफ है कि वो डुएबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है और हम आज बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को लगता है कि CAPF का प्रिपरेशन करना है, लेकिन कुछ शंकाएं मन में है, कुछ डाउट्स है, कुछ लगता है कि भाई ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अपने कुछ अलग इश्यूज़ होते हैं और भी कुछ ऐसे मिथ्स रिगार्डिंग CAPF एग्ज़ाम है, क्योंकि UPSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और ऐसे कुछ मिथ्स खड़े होना, कुछ डाउट्स खड़े होना स्वाभाविक है। तो आज ऐसे ही कुछ जो मिथ्स है जो कि सही नहीं है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो क्लियरिटी है वो आप लोगों को आ जाए और आपको इस प्रिपरेशन का जो अपना फ्लो है वो मेंटेन करने में आसानी हो। बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा भी है कि शायद ये लेक्चर उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिर स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। क्योंकि ये जो मिथ है रिगार्डिंग CAPF एग्ज़ाम, देयर आर सच मिथ्स विच एक्चुअली हैम्पर आवर डिसीजन मेकिंग। हमें लगता है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ना करना ही अच्छा है, क्योंकि फिर शुरू कर देंगे फिर बाद में दिक्कत आएगा, तो उससे अच्छा तो यही है कि भाई बिल्कुल ना करें, है ना। सो देयर आर वेरियस मिथ्स रिगार्डिंग दिस CAPF एग्जाम एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस मिथ्स. Let's get clarity over the issue so that it will not hamper my decision making whether I want to do it or not. और once I decide, I'll really focus. I can really focus. मैं focus कर सकता हूँ अपने preparation पे, ठीक है। So let's talk about it one by one. सबसे पहला, ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करती है। UPSC की एग्ज़ाम बहुत टफ होती है। It is not my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लो एम इज़ अ क्राइम, ऐसा बोलते हैं। सोचो तो बड़ा सोचो। कोई मुझे कहेगा सर वैसी बात है तो फिर तो सिविल सर्विस क्यों ना सोचूं मैं। दैट इज़ अप टू यू, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन अगर आपको सच में डिफेंस में सर्व करना है और आपको एक लगता है कि एक क्लास 1 की जॉब मुझे चाहिए, राइट, विच इटसेल्फ इज़ अ गुड गोल, राइट, वेरी हाई गोल। तो अगर आपको ये लगता है कि ये क्लास 1 की जॉब मुझे चाहिए तो CAPF इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। रही बात UPSC की, हाँ, तो UPSC अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसका अपना एक दर्जा, एक स्टैंडर्ड होता है जो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको वो क्लास 1 का जॉब ऑफर कर रही है। तो हम लोग जब ये सोचते हैं कि सर ये तो बहुत टफ होगा, तो फिर भाई आपको क्लास 1 की जॉब चाहिए और फिर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड लो होगा तो कैसे चलेगा, है ना। फिर तो कोई भी एरा गैरा नतुखेरा आ जाएगा। क्लास 1 का ऑफिसर का जॉब है, ग्रुप A पोस्ट है, तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रॉस सर्टन लेवल ऑफ हर्डल्स, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम इतनी टफ है कि वो डुएबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे इस बात पे लेक्चर नहीं देना कि हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है एंड स्टफ। मैं बस इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि दैट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर अ एवरेज पर्सन हु हैव डन हिज और हर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है। इसका कारण ये है कि इसका जो सिलेबस है वो मल्टी फ्लेवर सिलेबस है, लेकिन वो डुएबल सिलेबस है। इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ना है, हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, जो ऑलरेडी हम लोग कभी स्कूल्स में पढ़ चुके हैं। आप कौन से भी स्ट्रीम से हो, 11th के बाद आपका स्ट्रीम आपने चेंज कर लिया होगा, लेकिन 10th तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत सिविक्स पढ़ा है, जो कि पॉलिटी के नए रूप में आपको देखने को और पढ़ने को मिलता है। हम लोग न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, और हम में अगर वो जज्बा है कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो फिर ये बेसिक चीज़ें जो हम ऑलरेडी इससे थोड़े बहुत हम लोगों का एक्वेंटेंस है। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट के साथ हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इट इज़ मैनेजेबल। एकदम आराम से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ यहाँ नहीं है जो समझने में मुश्किल हो, है ना। तो हम लोगों का जो कॉग्निटिव पावर है वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है। तो UPSC कंडक्ट करता है, लेकिन UPSC आपको सिलेबस देता है, UPSC आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देता है, और UPSC आपको बहुत सारी, मतलब UPSC नहीं देता, लेकिन ऑलरेडी किताबें जो है वो रिकॉग्नाइज्ड किताबें अवेलेबल है। तो अगर सिलेबस पता है, कहाँ से पढ़ना है वो पता है, कैसे सवाल पूछते हैं वो पता है, तो क्या दिक्कत है। अब तक ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम तो फेस किया ना। जब 11th में थे तो पता था कि ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम कैसी होगी, फिर भी ग्रेजुएशन तो किया ना। इसीलिए ग्रेजुएशन करना, मतलब जैसे अगर हमने ग्रेजुएशन किया है वैसे ही ये एक 1 मोर एग्ज़ाम है। इसके लिए थोड़ा इन डेप्थ प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन वो मैनेजेबल है, डुएबल है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करती है तो एकदम बियॉन्ड है।
यूपीएससी की सिविल सर्विस से इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो डेफिनेटली कम है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेंस होती है वह आपको अराउंड मतलब 1000 मार्क्स का आपको सिर्फ रिटर्न पेपर्स देने हैं, वो भी बैक टू बैक। यहाँ आपका सिर्फ एक रिटर्न पेपर होता है, वो भी सेम डे होता है जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न पेपर होता है इसमें आपको कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली मैनेजेबल है, ठीक है ना। और उस रिटर्न पेपर में भी आपके कुछ राइटिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर अगर आप अच्छी मेहनत करें तो आप उनको डेफिनेटली उसको वो जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रही है तो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एग्जाम तो यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, ग्रुप ए का पोस्ट है, और कंपैरेटिवली आपको बहुत मैनेज करने में आसान है, क्योंकि जीएस जो है वो तो आपको हर जगह पे मैनेज करना ही है और वो मैनेजेबल है। और यहाँ बस कुछ बेसिक राइटिंग स्किल्स मैनेज करना है, साल भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली विद इन रीच है ना। तो इट इज़ मच ईजियर दैन सिविल्स एंड स्टिल यू कैन हैव ग्रुप ए पोस्ट, राइट। तो दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है तो बहुत टफ होगा, बियॉन्ड होगा, डेफिनेटली इट इज़ मैनेजेबल। नंबर ऑफ पोस्ट भी हर साल अच्छी खासी आती है और आपका चांस जो है अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा है। सो सिर्फ यूपीएससी कंडक्ट करता है इसलिए बहुत टफ है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इट इज़ एब्सोल्युटली मैनेजेबल विद गाइडेंस, डेफिनेटली। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये होता है कि भाई सिविल सर्विस के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो भी एक एग्ज़ाम लिखते हैं और उन लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत ऊपर के लेवल पे होता है, तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि फिर सारी सीट्स तो वो ले लेंगे। इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स जो है उन लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी उस लेवल पे होता है, वो लोग राइटिंग भी करते हैं क्योंकि उनको मेंस लिखना है, तो डेफिनेटली दे आर गुड इन दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात पेपर 1 की करते हैं जहाँ वो लोग प्रीलिम्स का पढ़ाई करते हैं और आप भी GS1 का पढ़ाई करते हो, तो वो तो चीज़ नॉर्मल है। पेपर 2 की बात करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू CAPF का प्रिपरेशन, तो इसका जो पेपर 2 है उसका प्रिपरेशन थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए, जो ऐसे यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट को वहाँ लिखना है 125 मार्क्स का एक ऐसे 3 घंटे में उसको 2 ऐसे लिखने हैं। यहाँ आपको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर 4 ऐसे छोटे छोटे लिखने हैं, तो फॉर्मेट कंप्लीटली अलग हो जाता है, तो आपको उसका प्रैक्टिस भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट को आदत होती है कि भाई 5-6 पन्ने 800 to 900 वर्ड्स का लिखे एक ऐसे, और फिर दूसरा उतना ही। यहाँ आपको 300 वर्ड्स के 4 ऐसे बैक टू बैक कम टाइम में लिखने हैं, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इवन इफ यू आर यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट, उसको इस एग्जाम के फॉर्मेट को समझ के उसका अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं अगर डेडिकेटली शांति से जो कुछ मुझे बताया गया है, जो कुछ उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करूंगा, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सिविल सर्विस एस्पायरेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे वो क्वालिफाई होते हैं जिन लोगों का सिविल सर्विस से कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो सिर्फ डेडिकेटली CAPF का प्रिपरेशन करते हैं। और ऐसे बच्चे ऑलरेडी हमने देखे हैं, ऑलरेडी दे आर क्वालिफाइंग एवरी ईयर, दे आर गेटिंग इन द लिस्ट विद गुड रैंक्स। तो ये दिमाग से निकाल दो कि सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स कॉम्पिटिशन में है तो मेरा कैसे होगा। तेरे को तेरा एक सीट चाहिए ना, वो ज़रूर मिलेगा, बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। सिविल सर्विस का एस्पायरेंट होगा, उसको भी इस एग्जाम के फॉर्मेट में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी वो मैनेज हो पाएगा। और हर सिविल सर्विस एस्पायरेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए आप लोग डेडिकेटली अपना मॉडल फॉलो करो, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना। कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत है, आप लोगों को पता भी नहीं कि आपकी कॉम्पिटिशन कहाँ बैठी है, आपके शहर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है कि सदर्न इंडिया में है। सो यू जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, फोकस ऑन रिवीजन, फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन गेटिंग इट चेक्ड। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लिखो बहुत सारा, रिवीजन करो। ऑलरेडी मैंने जो बेसिकली व्हाट वी कैन से लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन के जो लेक्चर है उसमें ये सब कुछ बताया है, ठीक है। सो गो फॉर इट। नॉट ओनली दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो कैसे करना है वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है। सो प्लीज वॉच दैट, एंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर अ कंप्लीट न्यू कमर हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ओके। तो दिमाग से निकाल दो। तीसरा, स्पेसिफिक जो लोग हैं हिंदी मीडियम के, उनको लगता है कि सर ये सब तो ठीक है, जज्बा तो हमें भी है, मेहनत तो हम लोग भी कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब पेपर 2 की बात आती है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन बाद में जो टॉपिक्स है जैसे कि आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी है और कॉम्प्रहेंशन है, ऊपर से इंग्लिश ग्रामर भी है,
तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो अंग्रेज़ी में हैं और वो हम लोगों के लिए भाई मतलब ये हमारा है ही नहीं, इशू ही नहीं है, एकदम गलत बात है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर आता है वो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में आता है। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, और पेपर 2 में भी ऐसे आपको हिंदी में लिखने का पूरा उन्होंने चांस दे रखा है। अगर उन लोगों को हिंदी वाले लोगों को एलिमिनेट ही करना होता तो वो पेपर 2 पूरा अंग्रेज़ी में लिखने में बोलते, है ना। अगर ऐसा होता तो पेपर 1 तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई बाइलिंगुअल उन्होंने कर दिया है समझने के लिए, लेकिन पेपर 2 पूरा का पूरा हिंदी में इंग्लिश में क्यों नहीं करते वो, कि भाई ऐसे राइटिंग से लेकर सब कुछ इंग्लिश में लिखो। लेकिन उन्होंने आपको ये बोला है कि हम बस ये चाहते हैं कि आप अपना पर्सनैलिटी एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो अगर मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ तो मैं ऐसे बहुत बढ़िया से हिंदी में लिखूंगा जिससे उन लोगों को समझ में आएगा कि मेरी थॉट प्रोसेस कैसी है, मेरे सोचने का तरीका कैसा है, मैं अपना फ्लो कैसे मेंटेन करता हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करता हूँ। ये बाद में जो 3-4 टॉपिक आपको इंग्लिश में लिखने हैं, ये उनका ये कहना है कि भाई हम समझते हैं आप हिंदी मीडियम से बिल्कुल कम नहीं है, एंड वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी टू रिसीव यू पीपल इन द फाइनल लिस्ट। लेकिन जब आपको ऑफिसर बनना है तो आपका पोस्टिंग कब कहाँ कैसे होगा आपको पता नहीं, तो कम से कम कुछ बेसिक इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर हो। अगर आप सिर्फ जवान बनने के लिए वहाँ भर्ती हो रहे तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं है, वहाँ आपसे फिजिकल जो लिमिटेशन है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब आप ऑफिसर बनने वाले हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, और वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, बट यू शुड बी एबल टू डू इट ऑलवेज। और वो चाहते हैं, अदरवाइज तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग ऐसे लोग हैं भाई, हम लोग बिना इंसेंटिव कुछ भी नहीं करते। तो अभी चॉइस नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं पता है, इस एग्जाम के चक्कर में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लो तो आपका वैसे भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। मतलब पकड़ लो आपका वर्स्ट केस में नहीं भी हुआ तो दूसरे कहीं जाओगे तो भी ये कॉन्फिडेंस लेके जाओगे ना। तो यूपीएससी एक्चुअली हमको इस प्रोसेस के द्वारा मौका देता है कि जो स्किल या जो हमने अब तक हमारी जो मतलब दिक्कत है, जो डर है, जिसको हमने ओवरकम नहीं किया, उसको ओवरकम करो। आपको स्टार्टिंग से बता दिया है कि भाई हम लोग ऐसे हिंदी में अलाउ करेंगे, बाकी सारा आपको इंग्लिश में करना है। साल भर दिया है, प्रैक्टिस करो। और वो कैसे प्रैक्टिस करना है फिर एक बार बताता हूँ। आई हैव अपलोडेड सेपरेट लेक्चर ऑन दैट, प्लीज गो थ्रू दैट। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेसिफिकली मैंने वहाँ बोला है कि आपको क्या करना है, और एकदम आसानी से आप उसको कर सकते हो। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं और ये इंग्लिश में कैसे डील करेंगे। 1 साल 8-10 महीने अगर एकदम इज्जत से जिस मेथड से मैंने बोला है उस मेथड से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाओगे। हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोगों को कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है ना। इतने सारे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, इतने सारा डेटा हम लोग रोज इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझते हैं, रिप्लाई भी करते हैं कभी कभी, है ना। इतना सारा शॉपिंग करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने सारे बोर्ड्स पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, सबटाइटल के साथ रीजनल सिनेमा भी देखते हैं। तो हमको इंग्लिश नहीं आता क्या? आता है, बस ये है कि कभी लिख के नहीं देखा। तो लिख के देखो। शुरुआत में कोशिश करो एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, वो बहुत ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। अगर वो भी मुश्किल जा रहा है तो किसी छोटे भाई बहन का 7th 8th 9th स्टैंडर्ड का किताब उठाए और एक कहानी पढ़ के देखो। भाई एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिक्शनरी रख लो साथ में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मैं मानता हूँ, स्ट्रगल है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हम लोग उस जनरेशन के नहीं है जहाँ हम लोगों को इंग्लिश का कोई वर्ड, मतलब हम लोगों का कोई एक्सपोजर ही नहीं था। हम लोग अभी उस जनरेशन में है जिस जनरेशन में बहुत सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐप्स के साथ डील करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं यार हम लोग, है ना। कितना सारा कंटेंट हम लोग ऑडियो वीडियो देखते हैं इंग्लिश में, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है। ठीक है, बस आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना है। वो कैसे करना है, वो जो लेक्चर है लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन, उस वो 100+ कैसे कवर करना है पेपर 2 में, उसमें मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेटली बोला है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम लोगों के लिए यूपीएससी नहीं है, आप ही लोगों के लिए यूपीएससी है। इसलिए ऐसे उन्होंने हिंदी में बोला है लिखने के लिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। बस बाकी थोड़ा आप लोगों का जो है इंग्लिश का थोड़ा बेसिक कैपेबिलिटी हमको दिखा दो, बस आप लोगों के लिए हम लोग वेलकम कर रहे हैं। ये यूपीएससी का बोलना है ना। तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो, बाकी बस थोड़ा बहुत जो है वो आपको इंग्लिश में लिखना है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगला मिथ जो है वो ये होता है कि हम लोग ना, मतलब ये भी एक है रिसेंट इश्यूज, और प्लस होता है ये जो क्राइटेरिया है पेट और मेडिकल के, है ना। जब नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें कि भाई अच्छा पेट में क्या करना है, ठीक है वो तो कर लेंगे भाई, दौड़ भी लेंगे, जंप भी मार लेंगे। लेकिन ये जो मेडिकल के क्राइटेरिया है, तो किसी को स्पेक्स होता है, किसी को नीनॉक होता है, किसी को लगता है कि मेरा ये एंगल बहुत ज़्यादा है, किसी को और कुछ, मतलब जो क्राइटेरिया उन्होंने दे के रखे हैं। मोटा मोटा जो क्राइटेरिया है
एक देख लेना, हाइट वाला क्राइटेरिया है ना, वेट तो बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम हाइट अगर आपकी होगी और आपका जो आई साइट है वो मतलब उसका जो नंबर है वो थोड़ा बहुत भी मैच करता होगा, तो बाकी ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि भाई सर मेरा हाथ, अबे वो देख लेंगे। अगर आपको ये लगता है नहीं सर, अगर उस वक्त उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया तो, एक्सट्रीम केस अगर आपका कुछ होगा जिसमें आपका हाथ बहुत आड़ा टेढ़ा है या और कुछ इशू है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप किसी भी तरीके के डिफेंस सर्विस के लिए कैपेबल नहीं हो, तो वो छोड़ दो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर वो एसएसबी में या एनडीए के लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो सब होता है, तो कंपेरेटिवली मुझे तो लगता है वो चेकिंग माइल्ड है, क्योंकि मैं खुद फेस कर चुका हूँ, मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने मेरे को सामने से बोला और उन्होंने वो आइडेंटिफाई भी किया कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका अगला लाइन था, वो एक मैडम थी वहाँ जो एक्चुअली ये चेक कर रही थी नंबर, कि आपका विजन अच्छा है। उन्होंने एक लाइन मुझे बोला था, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मेरा वेट, मैं अंडरवेट था, मुझे लगा था कि मतलब नॉर्मली लोग ओवरवेट होते हैं, ठीक है, कुछ 56 का क्राइटेरिया था शायद, और मैं 56 से थोड़ा कम था। तो मेरे को मेरे जो बाकी के दोस्त लोग थे उन लोगों ने बोला उस वक्त, भाई थोड़ा तू 1 डज़न केला खा ले और 1 लीटर पानी पी ले, तो 1-2 किलो तो उसका वेट बढ़ जाएगा। और मैं सच में वो खा के गया था वहाँ। लेकिन उन्होंने मतलब देखिए नॉर्मली वो क्या करते हैं, अब ऑलरेडी जब जैसे मैं दिखता हूँ वैसे ही उस वक्त था, तो उन्होंने बोला कि अबे इसका क्या वेट करना है। उन्होंने मेरा वेट ही नहीं किया, क्योंकि मतलब उनको प्रॉब्लम ओवर वेट का होता है, अंडर वेट का तो होता नहीं। बोलने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ होगा तो छोड़ दो, लेकिन अदरवाइज और कुछ ऐसा कुछ इशू होगा, थोड़ा डाउटफुल होंगे, तो यू कैन कॉल हियर एट एवीकेएस, राइट, तो यू कैन डेफिनेटली गेट योर डाउट सॉल्व, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा ये होता है ना, हम लोगों को मज़ा आता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने में। हम लोगों को लगता है अरे सुनना मैंने ये पढ़ा उसमें ये है, और हम लोग ना उसके टेक्निकल के मास्टर हो जाते हैं, हम लोगों को गाइड करने लगते हैं, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते हम लोग तो उसी में हम लोगों को खुशी मिलने लगती है ना। वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है कि अरे ये ऐसा है इसलिए नहीं, हम निगेटिव हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो ये सब दिमाग से निकाल दो और सिर्फ अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन पे करो। आपको री मेडिकल मिलता है यार, मोस्ट ऑफ द बच्चे हो जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी केस में कोई नहीं होता है, कुछ एकदम ही मेजर कुछ अंदर इशू है या कुछ ऐसा है, एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी केस में, है ना। बहुत ज़्यादा लगता है तो वो ले लो, डॉक्टर के पास जाओ और चेक करा लो यार। मोस्टली तो मैं बोलता हूँ ना, अगर थोड़ा बहुत इशू होगा भी ना तो भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको यार इतना सब कुछ करके आप आए हो, एकदम कुछ एक्सट्रीम होगा तो ही वो रोकते हैं। अदरवाइज मेडिकल के बाद री मेडिकल मिलता है, लेकिन नॉर्मली री मेडिकल में बहुत सारे 90% से ज़्यादा बच्चों का हो ही जाता है, एंड यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू, दैट्स इट। सो बहुत ज़्यादा ये मेडिकल इश्यूज़ के पीछे मत भागो, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ इशू होता तो एबीकेएस के आप पूछ लो, थोड़ा अपने डॉक्टर से चेक कर लो और काम पे लग जाओ यार, ठीक है। और एक जो इशू है, मतलब ये तो अभी टेम्पररी इशू है, लेकिन ऐसे कुछ इशू बीच में आते रहते हैं। सीएपीएफ के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आती रहती है कि ये मर्ज करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है ना। हाईकोर्ट ने अभी आपको पता होगा शायद, अभी रिसेंटली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। ऑलरेडी सीएपीएफ के 2021 के बैच का इंटरव्यू चल रहा था, कुछ इंटरव्यू हो गए और बीच में कुछ सीआईएसएफ की केस आ गई और उन लोगों ने जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उस पर रोक लगा दी है। लेकिन भाई ये किसी स्टेट का पीसीएस नहीं है कि यहाँ मतलब मन मर्जी कुछ चल रहा है, 2 साल ऐड ही नहीं आया, हाँ 8 साल केस चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ये यूपीएससी है। ये जो इशू है ये बहुत नॉर्मल और मतलब बेसिक इशू है। ये इशू होने की वजह से आपका इंटरव्यू, आपका दूसरा शेड्यूल पोस्टपोन हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। एक्चुअली 2021 के बैच के साथ ज़रा ज़्यादा ही पोस्टपोनमेंट हुआ है, लेकिन ये पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन ये कुछ मतलब ख़त्म ही हो गया सब कुछ, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स यूपीएससी। अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो आपको 2-3 साल पहले मतलब बोल देंगे कि भाई अगले 2 साल के बाद हम ऐसा करेंगे, है ना। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इट्स अ गैजेटेड ऑफिसर एग्जाम। वी नीड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड दे आर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली रिक्रूट एट असिस्टेंट कमांडेंट लेवल फॉर श्योर। तो ये ना, ये जो चीज़ें बीच में आती है, हमको भी उसमें भी मज़ा आता है, उसी को डिस्कस करते रहते हैं पढ़ाई छोड़ के। तो समझ सकता हूँ कि एक आध दूसरा डाउट खड़ा हो गया। जिन लोगों का ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया है रिटर्न और वो अभी इंटरव्यू के प्रोसेस में है, अगर वो लोग थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है, परेशान है, तो समझ सकता हूँ। आप लोगों का क्या है भाई, पढ़ाई करो, हाँ, ये फालतू की चीज़ों को डिस्कस मत करो। तो ये जो मिथ है कि ये कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा या मेडिकल में मेरा उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा, निकाल दो दिमाग से और पूरा अपना ध्यान लगा के फोकस करो, वहाँ तक पहुँचो। अरे भाई एक्सट्रीम केस में आपका नहीं हुआ तो लाइफ टाइम बोलोगे ना, बस थोड़ा सा मेडिकल इशू था, अदरवाइज मैं तो था ही अंदर। लेकिन उस प्रोसेस से तो जाओ, एक बहुत बेहतर इंसान बनोगे, ठीक है। सो
remove all these myths and start preparation. Now when I talk about preparation, then there are some other myths regarding preparation. Like these are the myths regarding मैं करूँ कि नहीं करूँ. तो कर लो, 100% कर लो. Absolutely doable है, क्लास 1 का पोजीशन है, गैजेटेड ऑफिसर है, एंड इट्स वंडरफुल थिंग, राइट. लेकिन जब प्रिपरेशन करता हूँ तो प्रिपरेशन भी कुछ मिथ्स है. कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी से सिलेक्ट हो जाऊंगा तो क्या करूंगा. हाँ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना. ठीक है, मैं हुआ था तो मैंने बोल दिया भाई मेरे एक्सपीरियंस क्या है वो आप देख लो. उनको लगता है सर किसी ना टॉपर के या किसी कोई बंदा जो सिलेक्ट हो गया होगा उसके नोट्स ले लूंगा, उसके नोट्स पढ़ लूंगा, हो जाएगा. नहीं होगा. मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यूपीएससी अभी दे रही है फिलहाल, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों से, कोई भी बंदा किसी दूसरे का नोट्स इस्तेमाल करके नहीं पास हो सकता. सिर्फ क्लास अटेंड करके भी पास नहीं हो सकता, उसको खुद का कुछ वजूद वहाँ लाना ही पड़ेगा. तो एक जो मिथ है कि किसी बंदे का नोट्स ले लो, उतना ही करो, उसी को बार बार पढ़ो और हो जाओ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगा. क्योंकि वो नोट्स उसने बनाया है उसके लेवल के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसने किताबें पढ़ा और खुद का नोट्स बनाया. खुद का ही नोट्स बनाना पड़ता है, दूसरे किसी का नोट्स काम नहीं आता है. खुद का ही क्योंकि खुद का नोट्स बनाने से पहले आप बेसिक बुक्स जो है एनसीईआरटी है और जो रिकमेंडेड बुक्स है उनको शांति से पढ़ते हो. तो जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड वो समझने की प्रोसेस करता है ना. आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो समझने की कोशिश करती है और फिर आपको लगता है अच्छा ऐसा है, फिर आपको लगता है ये तो समझ में आ गया, तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ यहाँ. फिर आप उसको शॉर्ट में लिखते हो तो अगली बार जब उसको पढ़ते हो तो ये सारा जो है वो आपके दिमाग के सामने होता है कि मैंने लिखा इतना ही है लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था. वो भी अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बार बार आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते हो तो ही याद रहेगा. तो मेरे साथ और कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, भैया ने पढ़ लिया, नोट्स बनाया, नोट्स बना रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ नोट्स ही बना रहा है. 6 महीने बाद निकाला, पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, कुछ भी नहीं. कैसे समझ में आएगा. 6 महीना छोड़ो यार, तुम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको पढ़ो, फिर भी समझ में नहीं आएगा, रिवाइज ही नहीं किया है. तो जब नोट्स बनाते हैं तो तुरंत दूसरे दिन पढ़ो, तुरंत 8 दिन बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, मतलब 2-3 बार उसको रिवाइज करो, तब जाके वो याद रहेगा. ठीक है ना. अनटिल एंड अनलेस आप कुछ मतलब बहुत आपका एकदम शार्प मेमोरी है ना, तैल बुद्धि, अगर वैसा नहीं है तो शांति से उसको बार बार रिवाइज करते रहो. नोट सिर्फ बना के रख के लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं है घर में, वो रिवाइज करने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए है. तब जाके जो आपने वो बड़ा क्वांटिटी में पढ़ा है तब वो आपको उसका क्रक्स याद आएगा. ये तो माइक्रो नोट्स सिर्फ माइक्रो हो जाते हैं, फिर कुछ याद नहीं रहता. तो रेडीमेड नोट्स से होता है ये निकाल दो गलतफहमी, खुद का बनाना है. अभी लंबा समय है, करो, दिक्कत क्या है. बिल्कुल. अगर आपको लगता है नहीं सर बहुत सिलेबस है, बहुत बड़ा है, तो एक सिंपल काम कर सकते हो, जहाँ पढ़ रहे हो उसी के साइड में कहीं ना कहीं कुछ लिख लो. बाद में बस वो देख के भी कुछ बच्चे रिवाइज करते हैं, है ना. रैदर देन सर इतना पूरा कहाँ लिखो, बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे तो करना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप फिर आपको टाइम कम होता है उतना नोटबुक ही आप पढ़ते हो, दैट इज़ योर एवरीथिंग, राइट. या फिर कुछ पेजेस पे आप लिखते हो फिर बीच में ऐड करते हो, ऐसा भी करना चाहिए, है ना. कुछ चीज़ों का नोट्स बनाना चाहिए. कुछ केस में अगर आपको लगता है तो किताब का जो मेन किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो बार बार पढ़ना है, तो उसी के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे कुछ लिख लो, इस तरह से करो, राइट. बट यू शुड हैव योर ओन नोट्स फॉर श्योर. ठीक है. आप मतलब दूसरे के तो नोट्स कम से कम इस्तेमाल मत करो. हो सकता है कि आप मुझे बोलो नहीं सर ये नोट्स बनाने का मुझे आदत नहीं है, मैं पढ़ के मुझे याद रह जाते थे, वो आपका इशू है. लेकिन दूसरे किसी के रेडीमेड नोट्स से हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है. तो ये प्रिपरेशन का पहला मिथ रहा. दूसरा मिथ है GS1 करो, बस GS1. फोकस कहाँ होना चाहिए, बस पेपर 1 पे, सिर्फ GS पेपर 1 उतना ही पढ़ो, क्योंकि उसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी, अरे कितना सारा है भाई, इतना सब कुछ पढ़ते पढ़ते टाइम ही नहीं मिलेगा, उतना ही पढ़ते रहो. पता होता है कि पेपर 2 ज़रूरी है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि GS कर लेंगे तो अपने आप कैसे मैनेज होगा भाई. अपने आप हो जाएगा मतलब, अरे भाई हम लोग थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो कोई इशू कोई ऐसे पूछ लेंगे तो हमको वो इशू पता है, करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो छाप देंगे. अबे लिखने का आदत ही अगर नहीं है, नहीं सर नोट्स तो बनाते हैं, नोट्स बनाना अलग बात, और एक गिवन टॉपिक पे एक सस्टेनेबल फ्लो में प्रेजेंटेबल लिखना ये कंप्लीटली अलग बात, राइट. तो इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए. अगर आप
रोज़ 100% पढ़ाई करते हो तो 30% आई वुड से एवरी डे 30%, 1/3 आपका प्रिपरेशन का टाइम आप पेपर 2 को दो। GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो पेपर 2 चेक होगा, लेकिन पेपर 2 में कम मार्क्स आए तो रैंक नहीं मिलेगा, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे तो भी। सो पेपर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। यहाँ हम लोग 100+ स्कोर करने की बातें कर रहे हैं और आप लोग पेपर 2 पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो। आपको लगता है नहीं सर अभी लिखेंगे सर, अभी थोड़ा एक बार GS1 एक बार अच्छे से हो जाए, फिर सर पेपर 2 के लिए कुछ कंटेंट भी तो मेरे पास नहीं है ना, तो GS1 बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में पेपर 2 करता हूँ। ये बाद में कुछ नहीं होता। पेपर 2 जो है वो GS नहीं है, वो स्किल है। अभी से शुरुआत करो, बेसिक चीज़ों से शुरुआत करो, एकदम बेसिक टॉपिक लेके शुरुआत करो, लिखने की प्रैक्टिस रखो, लिखने की आदत रखो। वो सब कैसे करना है फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने बोला है लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2, हाउ टू स्कोर 100+। प्लीज़ गो थ्रू दैट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी। लेकिन सिर्फ GS करके सब कुछ हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट भी करते रही सर ऐसा नहीं हम मानते पेपर 2 भी ज़रूरी है, लेकिन करते नहीं है, GS ही करते रहते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं पेपर, मतलब हफ्ते में 1 आध बार, हफ्ते में 2 दिन। सर नहीं सर मैं एवरी वीक सर मैं 2 ऐसे लिखता हूँ। एवरी वीक 2 ऐसे लिख रहा है तू, एग्जाम में तेरे को एवरी 1 आवर 4 ऐसे लिखना है, मतलब एवरी 1 आवर मतलब एक ही बार लिखना है। हाँ, तो कितने टॉपिक्स तेरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, कितना लिखने का आदत पड़ेगा। और इफ़ यू आर राइटिंग 2 एसेज, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, क्या है क्वालिटी, आप उसको चेक करके ले रहे हो क्या, रिव्यू हो रहा है क्या उसका। तो पेपर 2 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली, नॉट मोर बट इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक पेपर 1। सो प्लीज़ गो फॉर इट। सिर्फ GS1 पे फोकस करके सब कुछ हो जाएगा, ये गलत फहमी निकाल दो। पेपर 2 इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उतना ही टाइम दो जितना ज़रूरी है। रोज़ 2 घंटा मैं बोलता हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, कम से कम 2 घंटा देना ही देना है, ठीक है। अगला जो मिथ है वो है कि भाई रोज़ 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। रोज़ 2 घंटा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही है। बहुत गलत है। हम लोगों का जो एंड गोल है वो CAPF क्रैक करना, उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना। हमको किसी को दिखाना है क्या जाके ये कुछ असाइनमेंट है क्या जो UPSC इसको भी मार्क्स देता है बाद में। मैंने आज 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, शायद मैंने उसका थोड़ा बहुत नोट्स भी निकाला। अगर 1 हफ्ते बाद में आपको पूछना तो आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि रोज़ 2 घंटा पढ़ते हैं, कितने सारे इश्यूज़ को फेस करते हैं। हाँ, जो नोट्स बनाते हैं वही फिर हालत है, नोट्स बनते रहते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं है बच्चे। तो भाई CAPF का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं, हाँ, और भी कुछ बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और ओपेड पेज होता है वो भी पढ़ रहे हैं, ओपिनियंस भी पढ़ रहे हैं। आपको मतलब कुछ थिंक टैंक का हिस्सा बनना है क्या, या कुछ PhD करना है? किसने कहा है भाई? मैं न्यूज़पेपर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर पकड़ लो दिन में मैं सुबह उठता हूँ और पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 2 घंटा सारा देख के, पूरा मेरा दिमाग थक जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन का मतलब कुछ जो एनर्जी था वही खत्म हो जाता है। इतने डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं तो ऑब्वियसली दिमाग थकेगा। मैंने जो डिसाइड किया है आज, पहले तो रिवीजन, कल क्या पढ़ा था, 7 दिन पहले क्या पढ़ा था वो पढ़ो। फिर आज का जो डिसाइड किया है स्टैटिक पार्ट, कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करना होगा, वो सब कुछ करो। एकदम खाली टाइम में शाम को न्यूज़पेपर निकालो, वो भी 2 घंटा दे के मुझे सब कुछ खत्म करके पढ़ना है, निकाल दो दिमाग से। आपने 1 आध 2 एडिटोरियल इसलिए पढ़ लिया कि आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि ओके ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, या थोड़ा बहुत एक वोकैबुलरी से आपका ये होता है कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कैसे फ्लो मेंटेन करते हैं। दैट इज़ अंडरस्टूड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन रोज़ का पढ़ना ही है भाई, ये 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसे कितने कैंडिडेट दिखा दूँ जो न्यूज़पेपर को बिना हाथ लगाए UPSC क्वालिफाई हो गए। CAPF आई एम सेइंग। सिविल सर्विस वाले भी कितने ऐसे कैंडिडेट ने बाद में सिलेक्ट होने के बाद बोला है मैं इतना अवॉइड करता था न्यूज़पेपर को क्योंकि मुझे बहुत मतलब बोर होता था पढ़ने में, तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट रहा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मत पढ़ो, एक आध दूसरा आर्टिकल पढ़ लिया है ना। रिपोर्ट राइटिंग भी आपको करना है तो आपको एक अंदाज़ा आता है कि कैसे कोई रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है ना। या फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे राइटिंग के लिए भी एक आइडिया आ जाता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट समटाइम्स इट्स फाइन। और रोज़ का न्यूज़पेपर का एक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ऐसा टारगेट नहीं है कि भाई 2 घंटा मुझे ख़त्म ही करना है। एक अच्छा आर्टिकल कुछ लगा, उतना पढ़ लिया, 2-4 आर्टिकल पढ़ लिए, थोड़ा एक अंदाज़ा ले लिया, ख़त्म। ठीक है, आपका जो पढ़ाई है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का मंथली सब कुछ आजकल अवेलेबल है। आजकल तो यूट्यूब पे और इस सब पे हिंदू और सारे इसका ये पूरा ये भी करके देते हैं। उतना देख लो, बहुत कुछ हो गया तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो देख लो, और 1-2 आर्टिकल अपने खुशी से पढ़ लो। लेकिन न्यूज़पेपर करना ही है 2 घंटा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
आपको याद ही नहीं रहने वाला तो एकदम मैं एग्रेसिवली उस बात को रख रहा हूँ आपके सामने, एकदम मतलब निकाल दो दिमाग से कि रोज़ 2 घंटा उसको करना है, छोड़ दो उसको, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ो, फाइन है। एक मिथ जो है ऑलरेडी मैं मेरे दूसरे लेक्चर में इसको एड्रेस कर चुका हूँ, बस मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एनसीईआरटी करना होता है क्योंकि बोला है, इसलिए मत पढ़ो। मतलब 2 मिथ है, एक तो एनसीईआरटी काफ़ी है क्या सर, क्योंकि जो लोग ये पूछते हैं ना कि सर एनसीईआरटी काफ़ी है ना, बस उनको वो इस सवाल इसलिए पूछना होता है क्योंकि वो आलसी है, उनको लगता है उतना ही कर लो बस सर, और मत बताओ यार सर, इतना करते करते जान निकल गई है। तो वो भी गलतफहमी है। अगर एनसीईआरटी के अलावा किसी सब्जेक्ट के लिए और एक आधी एक्स्ट्रा किताब पढ़ना ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है। अगर हम साइंस की बात करते तो सिर्फ एनसीईआरटी करके काफ़ी है। ज्योग्राफी के केस में भी मोर और लेस एनसीईआरटी काफ़ी है, लेकिन हिस्ट्री के केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नए एनसीईआरटी से मतलब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। अगर पॉलिटी की बात करते तो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एम लक्ष्मीकांत सर का किताब पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो यू कांट स्किप इट। तो जो लोग ये पूछते हैं कि सर सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है क्या, वो भी गलत है। और जो लोग ये बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लिया है, अभी हो गया सर, हमारा एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, ये भी गलतफहमी हो गया। फिर अभी मैंने कहीं उसको रख दिया है, वो धूल खा रहा है, और अभी मैं बड़े बड़े किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ। गलत है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द ईयर इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ लिया और फिर अभी मैं दूसरा किताब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं वापस एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, ये बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ना होता कि वो भगवान का नाम है, वो रिचुअल है, ट्रेडिशन है, नहीं तो कोपित हो जाएंगे भगवान, ऐसा नहीं है। वो इसलिए आपको पढ़ने को बोला है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ल्यूसिड एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ डेटा विच कैन बी रिटन। 11th और 12th के जो एनसीईआरटीज़ है वो तो मतलब बहुत बढ़िया से आपको कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। उसमें भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप गूगल कर सकते हो, इधर उधर ढूंढ सकते हो, लेकिन बहुत सही तरीके से वो लिख के देते हैं। उसके 2 फायदे हैं। एक तो पेपर 1 की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको वहाँ से मिलती है और आपका एक माइंडसेट बनता है जो बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारा माइंड जिस तरह से चीज़ों को समझता है उस तरीके से एनसीईआरटी में डेटा दिया, मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी बस डेटा का भंडार नहीं है और हमारे माइंड को भी बस बम्बार्डिंग ऑफ डेटा नहीं मतलब एडजस्ट होता माइंड हमारा, उसको समझाने वाला कोई चाहिए। तो एनसीईआरटी में बहुत प्यार से समझाया है, सवाल पूछ के ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों नहीं है, क्यूरियोसिटी खड़ा कर करके समझाया है। तो उसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। वो GS 1 के लिए भी ज़रूरी है, पेपर 1 के लिए। इतना ही नहीं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी इसलिए भी पढ़ो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने चीज़ें दी है, तो आपको एक आइडिया भी आ जाता है कि आपको कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन राइटिंग आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, है ना, प्रेसी। सो ये एनसीईआरटी, तो आप लोग मतलब हिंदी मीडियम वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक हाथ दूसरा एनसीईआरटी इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर 2 में बहुत आसानी होगी। कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा ना, तो आइडिया कैसे आएगा कि कैसे लिखना है ना। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि एकदम इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ो, वो बहुत हेवी हो जाते हैं। फिर सिंपल वाला जो एनसीईआरटी है 8-9 का पढ़ो सबसे पहले यार, कोई दिक्कत नहीं है। 8-9 का एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम सिंपल, आराम से ल्यूसिड लैंग्वेज में पढ़ो। इतने सिंपल सेंटेंसेस उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन इतने इफेक्टिव है, ऐसा ही ऐसे लिखना चाहिए। एग्जाम में भी जब आप ऐसे लिखते हो तो कुछ एकदम लिटरली हाई वैल्यू वाला ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन टॉपिक टू द पॉइंट। तो डेफिनेटली आप लोगों को एनसीईआरटी सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, एंड तक उसको रिवाइज करते रहना है। एनसीईआरटी के बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करो, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल तो वो पूछ ही रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए सर मेरा अभी एनसीईआरटी खत्म हो गया, अभी मैं मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, माजिद हुसैन पढ़ रहा हूँ, अभी मैं, है ना, तो ये गलत है। उसकी रिवीजन सातत्य से बार बार होनी चाहिए, वो ज़रूरी है ना। तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया, ये मिथ है, ये गलत फहमी है। उसको हमेशा साथ में रखना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये रहे CAPF प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन के मिथ थे। वो मुझे लगता है हमने कोशिश की है कि आप लोगों को मतलब जो कुछ गलत फहमियाँ, दिक्कतें होती है, कुछ शंकाएँ होती है, वो एड्रेस करने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
उसको एड्रेस ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अपने प्रिपरेशन को हैम्पर मत होने दीजिए। एक बार डिसीजन ले लिया तो बस अभी फोकस कीजिए, बस 6 अगस्त 2023 को टारगेट रखते हुए मुझे कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लेक्चर्स AVKS के थ्रू हमने अपलोड किए हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच देम एंड विल बी डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। इसके अलावा कुछ है तो वी आर ऑलवेज देयर। यहाँ फ़ोन नंबर दिया होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, सो प्लीज़ डू कॉल एंड वी आर हियर टू गाइड यू ऑल्सो। सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड मेक श्योर दैट आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर बने। ठीक है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, इन मिथ्स को निकाल दो और CAPF के प्रिपरेशन को चालू कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।